हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 73 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखें 73 73 धारा क्या कह रही है। संविदा भंग से कारित हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर। बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और आपको हर एग्ज़ाम में लगभग मिलती है ये। इसके शब्द चूंकि आपको ऐसे ही लिखना है जैसे हमने लिखे हैं, शब्दों में परिवर्तन ना करिएगा। देखें क्या शब्द लिखना है। जबकि कोई संविदा भंग कर दी गई है तब वो पक्षकार जो ऐसे भंग से क्षति उठाता है उस पक्षकार से जिसने संविदा भंग की है अपने को तद द्वारा कारित किसी ऐसी हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है जो ऐसी घटनाओं के प्रायिक प्रायिक कहते हैं यूजुअल को, यूजली या यूजुअल प्रायिक अनुक्रम में प्रकृत्या प्रकृत्या कहते हैं नेचुरल को, प्रकृत्या ऐसे भंग से उद्भूत हुआ हो जिसका संविदा भंग का संभाव्य परिणाम होना पक्षकार उस समय जानते थे जब उन्होंने संविदा की थी। मतलब समझ लीजिए, कोई एक पक्षकार है, दोनों पे कोई संविदा हुई, एक पक्षकार संविदा भंग कर दिया है, दूसरा पीड़ित है और उसे इस तरह से जो नेचुरल अनुक्रम में अगर फॉलो हो जाती तो फ़ायदा होता, बल्कि फ़ायदा ना होने संविदा ना होने की वजह से बजाय फ़ायदा होने के संविदा ना होने के कारण उस पक्षकार को नुकसान हो गया। तो पीड़ित पक्षकार क्या करेगा, उस प्रतिकर की मांग उस अमुक पक्षकार से करेगा जिसने संविदा भंग की है, जो कि उसको नेचुरली अपने यूजुअल प्रक्रम में, अपने प्रायिक अनुक्रम में नेचुरली उसे नुकसान हुआ हो या उठाना पड़ा हो या उसे नुकसान हो गया हो। इसमें एक बहुत ही खास बात है जो आगे हमने बताई है, पॉइंट है ये, ऐसा प्रतिकर उस भंग के कारण उठाई गई किसी दूरस्थ और परोक्ष हानि या नुकसान के लिए नहीं दिया जाना है। इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमको जो है आप, हम रुई के कारोबारी, हमने कहा था कि आप हमको कच्चा माल या रुई जो है हमें पहुंचा दीजिएगा, 100 गांठें दीजिएगा हमको 10 अप्रैल को। आपने क्या किया, नहीं पहुंचाई वो रुई, हमें हमें कच्चा माल जो हमें चाहिए था वो आपने नहीं दिया और उसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। तो हम नुकसान के प्रतिकर के लिए तो आप पे वाद लाएंगे कि हमारा इतना नुकसान हो गया, अगर समय पाया होता तो हमें इतना फ़ायदा होता, तो नुकसान के लिए हम वाद ला सकते हैं क्योंकि आपने संविदा भंग की। मगर हम आगे चल के ये कहने लगे, दूसरा पॉइंट समझा रहे हैं अब हम इसको, अगर के बाद ऐसा प्रतिकर उस भंग के कारण, यहाँ से हम बात समझा रहे हैं। अगर हम आगे चल के ये आपसे कहने लगे कि आपने हमें वो रुई की 100 गांठें नहीं पहुंचाई या कच्चा माल नहीं पहुंचाया, इस वजह से मुझे फैक्ट्री बंद करना पड़ी, अपना कारखाना बंद करना पड़ा, मेरा कारोबार बंद हो गया, तो ये आपकी गलती नहीं है, ये दूरस्थ हानि है या परोक्ष हानि है, इसका भरपाई हम आपसे नहीं कर सकते। इसमें कहीं ना कहीं जो कंपनी फैक्ट्री बंद हुई, कारखाना बंद हुआ, इसमें हमारा दोष है, आपका नहीं है। इसलिए आप सिर्फ अपने, जो आपने रुई नहीं पहुंचाई थी उसका तो प्रतिकर के आप दायी हैं, आप देंगे हमें, मगर आप कंपनी, हम आपसे कंपनी बंद करने का, फैक्ट्री बंद करने का, कारखाना बंद करने का प्रतिकर लेना चाहें तो ये दूरस्थ हानि है, इसका आप प्रतिकर देने के लिए बाध्य नहीं है। यह है कहने का मतलब इस पूरी धारा का। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस भी है, हेनरी बनाम बैक्सेंडेल 1854। कहीं कहीं बैक्सेंडेले लिखा हुआ है हिंदी में, कहीं बैक्सेंडेल लिखा हुआ है, बैक्सेंडेल ज़्यादा बेहतर है। हेनरी बनाम बैक्सेंडेल 1854। इस केस में भी यही मतलब निचोड़ इसका यही है कि किसी दूरस्थ और परोक्ष हानि का नुकसान प्रतिकर के रूप में नहीं दिया जा सकता, बल्कि सिर्फ उतना प्रतिकर आप वसूल सकते हैं जो आपको उस संविदा भंग के जो रूटीन वे के या प्रायिक अनुक्रम में प्रकृता नेचुरल आपको नुकसान, नेचुरली जो यूजुअल टर्म में आपको नेचुरल नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दूसरा पक्ष करेगा और इससे ज़्यादा नहीं।
फिर आ जाइए धारा 74 बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ की शास्ति कहते हैं पेनाल्टी को, दंड को, शास्ति का अनुबंध है, वहाँ संविदा भंग के लिए प्रतिकर। क्या कहने का मतलब है, जबकि कोई संविदा भंग कर दी गई है, तब यदि उस संविदा में ऐसी कोई राशि नामित हो जो ऐसे भंग की अवस्था में संदेह होगी, या यदि शास्त्री के तौर का कोई अन्य अनुबंध उस संविदा में अंतर्वलित है या अंतर्विष्ट हो, तो चाहे ये साबित किया गया हो या नहीं कि उस भंग से वस्तुतः नुकसान या हानि हुई है, भंग का परिवाद करने वाला पक्षकार उस पक्षकार से जिसने संविदा भंग की है या यथास्थिति ऐसी नामित रकम से या अनुबद्ध शास्ति से अनधिक युक्त प्रतिकर पाने का हकदार होगा। शब्द आपको यही लिखने हैं, मगर आप इसका मतलब हम आपको समझा दें कि दो लोग थे, उन्होंने संविदा की और उन्होंने अनुबंध किया, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ साथ ये शर्त लगाई कि अगर भाई देखिए आपने संविदा भंग की तो ये समझ लीजिए कि आप हमको जुर्माने के तौर पर 500 रुपये देंगे। दोनों पक्ष तैयार हो गए, संविदा हो गई। दूसरे पक्ष ने संविदा भंग कर दी तो जो पीड़ित पक्षकार है वो क्या करेगा, दूसरे पक्षकार से 500 रुपये से अनधिक, मतलब अधिकतम 500 रुपये तक प्रतिकर के रूप में पाने का हकदार होगा पीड़ित पक्ष। इसका अपवाद क्या है ये समझ ले, नीचे छोटा सा हमने लिखा हुआ है अपवाद, ये यहाँ पर है। इसमें हमने बताया जमानतनामा, मुचलका या उसी प्रकृति के अन्य लिखित में संपूर्ण राशि जो वर्णित की गई है हितवद्ध व्यक्ति को देना होगी। तो ये इसका क्या मतलब है, जैसे जमानतनामा हो या मुचलका हो या कोई सरकारी और ऐसा दस्तावेज हो, चाहे केंद्र सरकार द्वारा जारी हो या राज्य सरकार के साथ हो, तो अगर कोई ऐसा अनुबंध इन दशाओं में किया गया है तो संपूर्ण राशि आपको देना पड़ेगी, ये कहता है इसका अपवाद। मतलब कोई उसमें लिमिट नहीं होती है, जो पूरी संपत्ति का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पूरी की पूरी, जैसे मान लीजिए 2000 रुपये का अनुबंध हुआ है या जमानतनामा है या मुचलका है, तो आपको पूरी की पूरी 2000 रुपये आपको पीड़ित पक्षकार को देना पड़ेंगे, इसमें कोई छूट नहीं है। ठीक, पूरी राशि देय हो जाती है, पूरी राशि देना पड़ती है। चले हम लोग अगले पेज पर, धारा 75 पर आ जाए हम लोग। संविदा अधिनियम की धारा 75 है, ये संविदा अधिनियम चल रहा है और आज ये कंप्लीट भी हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, संविदा अधिनियम पूरा करा देंगे हम। क्या कहती है धारा 75, संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करने वाला पक्षकार प्रतिकर का हकदार है। इसको समझ ले, शब्द आपको बिल्कुल यही लिखना है जो हमने लिखे हैं, लिख देखिए आप। वो व्यक्ति जो किसी संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करता है ऐसे नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है जो उसने उस संविदा का पालन न किए जाने से उठाया हो। आप किसी व्यक्ति के साथ संविदा करें और वो विखंडित कर दे, तो आप पीड़ित हैं, आप ही संविदा भंग कर सकते हैं और आप ही उस अमुक व्यक्ति से प्रतिकर पाने के भी हकदार हैं। इसमें बहुत ज़्यादा उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति है, उसने किसी नर्तिका से अपने शो में नाचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, वो 5 दिन तक, मतलब 10 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, 5 दिन तक अपने वो नियमित रूप से नाचती है, सब कुछ करती है, फिर छठे दिन वो जानबूझकर अनुपस्थित हो जाती है और फिर वो मना करने लगती है या लापरवाही करने लगती है या नाचने के लिए एग्री नहीं होती है। तो चूंकि कॉन्ट्रैक्ट 10 दिन का था, वो जानबूझकर लापरवाही कर रही है, बदतमीजी कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर रही है, तो हम या जिसने उसे नियुक्त किया है नर्तिका को, कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर सकता है और नर्तिका से उस रात जो उसने
जिस रात को वो नहीं नाची है, उसकी वजह से जो हमें नुकसान हुआ है उसका प्रतिकर भी हम उस नृत्यका से वसूल कर सकते हैं, संविदा द्वारा मतलब वाद दाखिल करके। अब यहाँ से लेके 76 से लेके 123 तक आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में धाराएं नहीं हैं, और 123 के बाद की धाराएं जो है वो बहुत कम धाराएं ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हमने उन सब धाराओं को यहाँ के बाद इंक्लूड कर दिया है जो आपके पेपर्स में कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में आती हैं। कोई भी धारा छोड़ी नहीं है। देखें हम लोग धारा 124, इसके दूसरा भाग है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये हालांकि कम इम्पोर्टेंट है, मगर जितनी धाराएं लिखी हैं ये सारी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। धारा 124 देखें, क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा। अब ये परिभाषा जो की परिभाषा है इसको एज इट इज लिखना है। क्या है क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा? देखें, वो संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचने का वचन देता है, क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। कहने का मतलब है एक ऐसी संविदा है जिसमें एक पक्षकार दूसरे को या तो उस दूसरे पक्षकार के स्वयं के द्वारा कोई उसको नुकसान हो जाए, उस अमुक व्यक्ति को या उस वचनदाता को, या उस वचनदाता की वजह से किसी और को नुकसान हो जाए, तो जो दूसरा पक्षकार है उस हानि की भरपाई करेगा, यही कहलाती है क्षतिपूर्ति की संविदा। ये जो आप इंश्योरेंस कराते हैं, बीमा कराते हैं, ये क्षतिपूर्ति की संविदा के अंतर्गत आती है। धारा 125 भी पूछी गई है, इसलिए हमने 125 को भी धारा को इंक्लूड कर दिया। 125 क्या कहती है धारा? क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार जबकि उस पर वाद लाया जाए। क्षतिपूर्तिधारी कौन व्यक्ति है? जो क्षतिपूर्ति कर रहा है। मान लीजिए हमने कोई संविदा फॉलो नहीं की, आपने हम पे केस कर दिया और हम प्रतिकर दे रहे हैं, या हम संविदा के विखंडन की वजह से आपको भरपाई कर रहे हैं, तो हम हुए क्षतिपूर्तिधारी। और क्षतिपूर्तिधारी व्यक्ति क्या होगा, उसको भी क्या क्या अधिकार है, क्या क्या वो वसूल कर सकता है, ये बताया गया धारा 125 में। भाई जो जिसको, अब समझ ले इसको, इसके शब्द समझ ले पहले क्या है। क्षतिपूर्ति की संविदा का वचन ग्रहीता अपने प्राधिकार के क्षेत्र के भीतर कार्य करता हुआ वचनदाता से निम्नलिखित वसूल करने का हकदार होगा। ठीक, वचन ग्रहीता भी वचनदाता से वसूल करेगा। क्या क्या चीजें वसूल करेगा? वो सब नुकसानी जिनका की वचन दिया गया हो, पहली बात। दूसरी बात, वे सब खर्चे जिसको पाने का वो हकदार है। तीसरी और आखिरी बात, वे सब धनराशियां जो उसने वाद के समझौते में दी है या दी हो। कहने का मतलब हुआ कि जब संविदा विखंडित हो जाती है तो पीड़ित पक्षकार दूसरे पक्षकार से प्रतिकर पाता है, हर चीज पाता है, मगर पीड़ित पक्षकार जो क्षतिपूर्तिधारी है वो भी दूसरे पक्षकार से कुछ अमुक राशियां प्राप्त करने का हकदार है, जो हमने आपको बताई। अब आ जाइए धारा 126 में। धारा 126 क्या कह रही है? प्रत्याभूत की संविदा प्रतिभू, मूल ऋणी और लेनदार, इन चार लोगों के बारे में बताया गया है धारा 126 में। क्या होती है ध्यान से समझे, एक एक शब्द इसका एज इट इज लिखना है, इसमें भी आपको कोई कंसेशन नहीं। प्रत्याभूत की संविदा किसी पर व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है। पहली बात, प्रत्याभूत की संविदा क्या है? किसी पर व्यक्ति द्वारा, अगर पर व्यक्ति जो है व्यतिक्रम कर रहा है या अपने दायित्व का पालन नहीं कर रहा है तो उसके निर्वहन करने की जो संविदा है
उस पर व्यक्ति के व्यतिक्रम द्वारा जो निर्वहन करेंगे संविदा का आप, तो वो संविदा कहलाएगी प्रत्याभूत की संविदा। वो व्यक्ति जो प्रत्याभूत देता है, मतलब ये है आप क्या कर रहे हैं, आपने कहा कि भाई अगर ये आपने किसी व्यक्ति, मान लीजिए अपने दोस्त को 1000 रुपये दिलाए, और आपने क्या कहा कि अगर ये 1000 रुपये नहीं देंगे तो मैं दूंगा। तो देगा आपका दोस्त नहीं, व्यतिक्रम करेगा आपका दोस्त, लापरवाही करेगा आपका दोस्त, मक्कारी करेगा आपका दोस्त, मगर भरेंगे कौन, आप। ये कहलाएगी प्रत्याभूत की संविदा। अब इसमें समझ लें शब्दों को। वो व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है प्रतिभू कहलाता है। आपने क्या किया, उसकी तरफ से गारंटी ली, प्रतिभू किया कि अगर ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, तो आप क्या हुए, प्रतिभू हुए। वो व्यक्ति जिसके व्यतिक्रम के बारे में प्रत्याभूत दी जाती है, आपका दोस्त, वो क्या है, मूल ऋणी है, मेन पैसा उसने प्राप्त किया 1000 रुपया, तो वो आपका दोस्त जो है वो है मूल ऋणी। आप है प्रतिभू क्योंकि आपने गारंटी ली। और वो व्यक्ति जिसको प्रत्याभूत दी जाती है, अगले पेज पर पढ़ाया गया होगा, मतलब जिससे आपने 1000 रुपया दिलवाया अपने दोस्त को, वो कहलाएगा लेनदार। अगले पेज पर हम आपको ये पूरी क्लियर कर देंगे। पिछले पेज पर हमने पढ़ाया था जिसको प्रत्याभूति दी जाती है, मतलब जिससे आपने पैसा लिया है, दिलवाया है अपने दोस्त को, वो व्यक्ति जिसको उसको प्रतिभूति दी गई, इसका मतलब जो जिसको प्रतिभूति दी जाती है वो कहलाता है लेनदार। ठीक। और ये प्रत्याभूत क्या हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है या लिखित भी हो सकती है। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक और धारा बता दी जाती है, धारा 128। जोड़ के पूछा जाता है क्योंकि बहुत छोटा, या तो शॉर्ट नोट बनेगा या लंबा क्वेश्चन है, तो प्रत्याभूत पिछले धारा से मिला के बनता है इसका क्वेश्चन। तो प्रतिभू का दायित्व, प्रतिभू कौन, आपने अपने दोस्त को पैसा दिलाया था, तो आप जो हुए वो प्रतिभू हुए। तो प्रतिभू का दायित्व क्या होगा, ये बताई गई इस धारा में बात 128 में। प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के समविस्तीर्ण है जब तक कि संविदा द्वारा अन्यथा उपबंधित ना हो। कहने का मतलब आपने 1000 रुपये अपने दोस्त को दिलाए, और क्योंकि आपने कहा या ना कहा, ये बात अंडरस्टूड है कि अगर वो आपका दोस्त पैसा नहीं देगा तो वो 1000 रुपया आप भरेंगे। तो इसका मतलब आप जो है मूल ऋणी के बराबर समविस्तीर्ण दायित्व के अधीन है। अगर वो पैसा नहीं देगा तो पैसा आपको देना है। इसीलिए जो प्रतिभू का दायित्व होता है वो मूल ऋणी के ये शब्द आप समविस्तीर्ण समविस्तीर्ण ही लिखेंगे, इसका कोई और शब्द यहाँ पर रिप्लेस नहीं हो सकता। इसमें एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि धारा बहुत छोटी है, सिर्फ 2.5 लाइन है, तो इसमें आपको एक केस लॉ देना पड़ेगा। अगर ये एज इट इज क्वेश्चन आता है कि प्रतिभू का दायित्व क्या होता है, तो आप केस लॉ जरूर देंगे। देखें, निर्णय हमने लिखा है, पंजाब नेशनल बैंक बनाम गिरिराज प्रसाद मित्तल AIR 2009 का ये केस है, राजस्थान राज्य से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है मूल ऋणी के विरुद्ध पारित डिक्री का निष्पादन ऋणदाता मूल ऋणी के विरुद्ध अथवा प्रतिभू के विरुद्ध करा सकता है। मतलब जो ऋण दिया था जिस व्यक्ति ने, उसने न्यायालय से डिक्री पा ली। अब वो डिक्री का प्रत्यावर्तन जो है या परिवर्तन जो है या इन्फोर्स करा सकता है किसके विरुद्ध, या तो मूल ऋणी जिसने पैसा लिया या वो व्यक्ति जो प्रतिभू है। मतलब अगर हमने आपके दोस्त को पैसा दिया और हमें डिक्री हमने न्यायालय से पा ली, तो या तो हम आपसे वसूल करें, आपके दोस्त से वसूल करेंगे, या फिर आपसे वसूल करेंगे। दोनों से वसूल करने का हमें हकदार है। अपनी जो हमने राशि दी है डबल नहीं ले सकते, मगर अगर आपका दोस्त नहीं देगा तो आप देंगे। ये इस केस का मतलब है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए आप धारा 148 पे। क्या कह रही है धारा 148, उपनिधान, उपनिधाता और उपनिहिति की परिभाषा।
बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी परिभाषाएं खूब आती हैं, आपको देखेंगे, आप हर पेपर में मिलेंगी आपको। उपनिधान का मतलब समझ ले पहले। उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का परिधान करता है कि जब वो प्रयोजन पूरा हो जाए तब वो लौटा दिया जाएगा या उसे परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार अन्यथा व्ययनित कर दिया जाएगा। कहने का मतलब, हमने आपको कोई चीज दी और आपसे कहा कि आपका काम पूरा हो जाए तो ये हमारी आप चीज लौटा दीजिएगा, या ये चीज आप फला व्यक्ति को पहुंचा दीजिएगा, वहां तक पहुंचा दीजिएगा, उनको दे दीजिएगा, उनको सुपुर्द कर दीजिएगा, उनके हवाले कर दीजिएगा, कोई भी ऐसी बात कह दें तो ये होता है उपनिधान। इसमें खास बात क्या है, माल का परिधान करने वाला उपनिधाता कहलाता है। जो माल दे रहा है वो क्या कहलाएगा, जैसे हमने आपको कोई चीज दी इस्तेमाल करने के लिए कि आपका काम निकल जाए तो वापस कर दीजिए, तो हम क्या हुए, उपनिधाता हुए। वो व्यक्ति जिसको वो परिदत्त किया जाता है वो उपनिहिती होता है, उसको माल दिया गया वो उपनिहिती है। ठीक, अब आ जाइए आप धारा 151 और आगे इस पेज पे है धारा 152। 151 धारा कह रही है, 151 बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, उपनिहिति द्वारा बरती जाने वाली सतर्कता। उपनिहिति वो व्यक्ति है जिसको संपत्ति परिधान की गई है, दी गई है किसी काम के लिए, प्रयोजन के लिए। अब समझ लें इस धारा को। उपनिधान की सभी दशाओं में उपनिहिति आवद्ध है कि वो अपने को उपनिहित माल के प्रति वैसी ही सतर्कता बरते जैसी मामूली प्रज्ञा वाला मनुष्य वैसी ही परिस्थिति में अपने ऐसे माल के प्रति बरतता जो उसी परिमाण, क्वालिटी और मूल्य का हो जैसा उपनिहित माल है। बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, जैसे हम आपको कोई चीज़ दें, मान लीजिए वो सोना है तो आपको ज़्यादा एहतियात बरतते हैं आप लोग, वो चीज़ लोहा है तो कम एहतियात बरतते हैं। तो कहने का मतलब हुआ, हमने आपको कोई चीज़ दी, मान लीजिए सोना दिया, तो आप ऐसी जगह पर उसको रखें जहाँ पर आप अपने सोने को या अपने पैसों को रखते हैं, इस कायदे से रखें जैसा कि आप अपनी चीज़ को सामान्य प्रज्ञा वाला वाले का मतलब है एक सामान्य अक्ल का व्यक्ति उस चीज़ को रखता है, उस मूल्य की चीज़ को रखता है, वैसे आप रखें, ये आपका क्या है, दायित्व है। ठीक, इस इतने के लिए आप आवद्ध हैं। अगले पेज में बताया जाएगा कि अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, वो भी इसके साथ धारा मिला के 151 के साथ 152 पूछी जाती है। अगले पेज पर हम आपको पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने आपको अपना नंबर दिया हुआ है 9450770772। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप क्या करें, हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि अब एग्ज़ाम के 2 महीने से कम बचे हैं, प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। जुड़ेंगे तो बहुत सारे प्रेशराइज मिनिमाइज हो जाएंगे आपके, और बहुत सारी आपको मदद मिलेगी लीडिंग राइटिंग में, जजमेंट राइटिंग में, इन सब में हम आपकी बहुत सारी मदद कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझा सकते हैं जो पेपर में आपके बहुत काम की होंगी। वो तभी समझा सकते हैं जब आप हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में हो। तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें, और इसकी हमने एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रुपये रखी है जो आप देना होगी आपको। हालांकि ये फ़ीस उन लोगों के लिए रिफंडेबल है जो सिलेक्शन ले लेते हैं, जो कैंडिडेट सिलेक्शन ले लेगा उसकी फ़ीस ये वापस कर देंगे हम। पैसे का कोई मसला नहीं, और भी अगर कोई डिस्कस करना है फ़ीस के संबंध में तो आप हमसे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। नहीं रजिस्टर होना चाहते हो कोई बात नहीं, डे 1 से लेकर डे 100 तक हम आपको पूरा यूपी PCSJ और UPHGS का सिलेबस फ्री में दे रहे हैं। आप डायरेक्ट चैनल डालें @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। सारी हमने वहाँ पर बेहतरीन रूप में मैनेज कर दिया है लेक्चर को, डे 1 से लेकर डे 100 में। फिर भी कोई असुविधा हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें, मगर सिलेक्शन ज़रूर लें। सब लोगों को शेयर करें, सारे दोस्तों को, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। आगे चले हम लोग। पिछले पेज पे हम लोगों ने धारा 151 पढ़ी थी। हमने अभी बताया था आपको कि आपको इसके साथ 152
धारा 152 भी मिलती है। 151 में ये था, उपनिहिति द्वारा बरती जाने वाली सतर्कता। मतलब आप अगर उपनिहिति हैं तो आपको किसी माल के लिए प्रति कितनी सतर्कता बरतनी है वो बताई गई है धारा 151 में। अब क्या है, 152 क्या कर रही है, उपनिहित चीज की हानि के लिए उपनिहिति कब दायी नहीं है। समझ लीजिए बिल्कुल क्लियर। उपनिहिति विशेष संविदा के अभाव में उपनिहित चीज की हानि, नाश या क्षय के लिए उत्तरदायी नहीं है यदि उसने धारा 151 में वर्णित परिणाम में उसकी देखरेख की हो। कहने का मतलब है आप उपनिहिति है और आपने उसमें माल की उतनी देखरेख की है जितनी कि आपके आप अपने माल की करते, फिर भी वो चीज़ को हानि हो गई, नुकसान हो गया या बर्बाद हो गई तो आप उत्तरदायी नहीं है। बहुत सारे इसमें इलस्ट्रेशंस हैं, जैसे आपने बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक वाले ने बाकायदा गार्ड भी रखे, सब कुछ रखे, फिर भी वहाँ पर अगर कोई दुर्घटना हो जाए, जैसे बैंक में आग लग जाए तो पैसा आपका जल जाए, या कोई जो गनर है उसको मार के पैसा लूट ले जाए, तो आप उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि आप उपनिहिति थे, आप किसी की माल की रक्षा उतनी तरीके से कर रहे थे जितनी आपकी करते, तो आप उत्तरदायी नहीं है। ये बताती धारा 152। अब आ जाइए धारा 172 पे। यहाँ पर भी परिभाषाएं हैं, देखें। गिरवी, पड़मकार और पड़मदार की परिभाषा समझ ले। गिरवी से अभी हम लोगों ने संपत्ति अंतरण में वो पढ़ा था, अरे बंधक। तो आज अचल संपत्ति जो होती है उसमें वर्ड इस्तेमाल होता है बंधक, और चल संपत्ति में शब्द इस्तेमाल होता है गिरवी। समझ ले। किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूत के तौर पर माल का उपनिधान गिरवी कहलाता है। आप क्या करें, किसी के पास कोई माल रख दें कि भैया ऐसा करो, ये आप सोना रख लो, हमें 10,000 रुपये दे दो। जब हम आपका 10,000 रुपया ब्याज सहित वापस कर दे तो हमको ये आप सामान, हमारा सोना जो है वापस कर देना। तो ये कहलाता, गिरवी कहलाता है। उस दशा में जहाँ मतलब माल गिरवी रखा है, उस दशा में पड़मकार उपनिधाता है, या उपनिधाता मतलब जो उपनिधाता है वो पड़मकार होता है। जैसे हमने सोना रखा आपके पास, आप सुना रहे हैं, तो गिरवी रखा सोना कि हमें पैसा चाहिए था, तो हम क्या हुए, पड़मकार हुए। और उपनिहिति मतलब आप सुना रहे हैं, आपने हमें पैसा दिया है सोने के बदले में गिरवी रखने के, तो आप क्या है, पड़मदार हैं। तो उपनिधाता जो है वो पड़मकार होता है, और उपनिहिति जो होता है वो पड़मदार कहलाता है। ये बात यहाँ से समझना है। अब आ जाइए, अभिकर्ता से संबंधित एक प्रश्न बनता है, कभी बहुत लॉन्ग बनता है, कभी शॉर्ट बनता है, इसलिए कई एक धाराएं हमने, जितनी भी अभिकर्ता पे प्रश्न बनते हैं, 4-5 क्वेश्चन आते हैं अभिकर्ता से संबंधित, सबको इंक्लूड कर दिया है इतने मैटर में, आप ध्यान से समझें इसको। अभिकर्ता और मालिक की परिभाषा, पहला प्रश्न तो ये आता है। तो अभिकर्ता वो व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए या पर व्यक्तियों के से व्यवहारों में से किसी अन्य द्वारा नियोजित है। वो व्यक्ति जिसके द्वारा वो कार्य या इस प्रकार प्रतिनिधित्व करता है, जिसके द्वारा नहीं, जिसके लिए, सॉरी, वो व्यक्ति जिसके लिए वो कार्य या इस प्रकार प्रतिनिधित्व करता है, मालिक कहलाता है। कहने का मतलब है, अभिकर्ता वो व्यक्ति होता है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करे या पर व्यक्तियों से व्यवहार करे और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नियोजित किया जाए। जैसे हमने आपको रखा कि आप हमारी तरफ से कंपनी के लिए क्लाइंट लाइए, तो आप क्या हुए, अभिकर्ता हुए, और आप हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, तो हम वो व्यक्ति जिसके लिए वो कार्य या इस प्रकार प्रतिनिधित्व करता है, मालिक कहलाता है। जिसके लिए अभिकर्ता काम कर रहा है या जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो व्यक्ति कौन है, मालिक है। धारा 202 बहुत पूछी जाती है, जहां की अभिकर्ता का विषय वस्तु में कोई हित हो, वहां अभिकरण का पर्यवसान, अभिकरण कब समाप्त होगा या कैसे समाप्त होगा या कैसे समाप्त नहीं होगा, पर्यवसान मीन्स होता समाप्त होना।
इसके बारे में बताया गया धारा 202 में। जहां की उस संपत्ति में जो अभिकरण की विषय वस्तु हो, अभिकर्ता का कोई हित हो, वहां वहां अभिव्यक्त संविदा के अभाव में अभिकरण का पर्यवसान ऐसे नहीं किया जा सकता कि उस हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। उस हित पर की जगह होगा उसके हित पर, एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, उस हित पे भी सही है, शब्द कोई गलत नहीं है। उस हित पे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा मतलब क्या होता है, कहने का मतलब हम इसका समझा दें। ये उस हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, ठीक है शब्द। कहने का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए आप अभिकर्ता हैं, हम मालिक हैं, और कोई हम आपको जब हमारे आपके साथ संविदा की है कि आप 6 महीने के पहले हम आपको अगर नौकरी से निकालेंगे तो हम आपको 6 महीने पहले नोटिस देंगे, और हम क्या कर रहे हैं, आपको बिना नोटिस के निकाल दे रहे हैं, तो ये गलत है। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे संविदा के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक, इसलिए आया क्योंकि संविदा के अभाव में अगर ऐसी कोई संविदा नहीं, ऐसा अगर संविदा में ऐसा किया जाए, लिखा जाए कि हम जब चाहें आपको निकाल देंगे तो हम निकाल सकते हैं, वरना ऐसे इन शर्तों पर नहीं निकाल सकते जिससे किसी पक्षकार पर या किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ये कहलाता है जहाँ की अभिकरण का विषय वस्तु, मतलब अभिकरण की विषय वस्तु में कोई हित है। मान लीजिए आप जहाँ की उस संपत्ति में जो अभिकरण की विषय वस्तु है, अभिकर्ता का कोई हित, अभिकर्ता का कोई हित है। मान लीजिए आपने कहा कि 6 महीने तक उसे उम्मीद हो गई अभिकर्ता को कि 6 महीने तक की हमारी नौकरी पक्की है, और हम क्या करें, आपको अगले ही महीने निकालने लगे, तो ये अभिकर्ता या आपके हित के विरुद्ध है, और ऐसा हम नहीं कर सकते। इस तरह से हम संविदा को विखंडित नहीं कर सकते। ये कहलाती धारा 202। धारा 211 में मालिक के कारोबार के संचालन में अभिकर्ता का कर्तव्य। इन कर्तव्यों के बारे में हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम में बहुत सारा पढ़ाया हुआ है। कर्तव्य मालिक के प्रति वही होते हैं कि पूरी सतर्कता बरते, संपत्ति को कोई हानि ना पहुंचाए, कोई दुर्व्यय ना करे, कोई लेखाओं को सही से मालिक को प्रेजेंट करे, कोई कपट ना करे। ये सारे के सारे कर्तव्य होते हैं जो भागीदारों के आपस में हमने कर्तव्य पढ़ाए हैं भागीदारी अधिनियम में। वही सारे कर्तव्य होते हैं इसके अभिकर्ता के मालिक के प्रति। वफादार बना रहे, संपत्ति को नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई भी करे, क्षतिपूर्ति की भरपाई भी करे। ये सारी बातें होती हैं जो आएंगी। अगर ये प्रश्न आता भी है तो आप आराम से लिख पाएंगे कि मालिक के प्रति कारोबार के संचालन में अभिकर्ता का क्या कर्तव्य होता है। सारी वो चीज़ें होती हैं जो संविदा को प्रॉपर तरीके से चलाएं और मालिक को किसी भी तरह से नुकसान ना होने दें। इस अधिनियम की आखिरी धारा पर हम लोग आ गए हैं, धारा 121 पर। यह धारा क्या कह रही है, मालिक की संपत्ति पर अभिकर्ता का धारणाधिकार। क्या धारणाधिकार होता है, किन 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 की चीजों को धारण कर सकता है अभिकर्ता, ये बताई गई बात धारा 221 में, समझ ले। तथ्य प्रतिकूल संविदा के अभाव में अभिकर्ता को ये हक है कि उसे प्राप्त मालिक का माल, कागज पत्र और अन्य संपत्ति, चाहे वो जंगम हो या स्थावर, तब तक प्रतिधारित किए रहे जब तक कि उसे तत्संबंधी कमीशन और ऐसी सेवाओं की बाबत शोध रकम दे ना दी जाए या उसका लेखा समझा ना दिया जाए। कहने का मतलब है, हम आपके मान लीजिए अभिकर्ता हैं, आप मालिक हैं, तो हम आपके जो भी संपत्ति है, जो भी लेन देन है, जो भी कागज हैं, जो भी माल है, उस पर तब तक हक बनाए रहेंगे जब तक कि आप हमारा कमीशन ना दे दें, आप हमारे लेखा जोखा पूरा ना समझा दें, हमारा हिसाब किताब पूरा ना कर दें। तब तक हम अपनी कोई भी चीज़, मतलब इस तौर तरीके से अपने कब्जे में रख सकते हैं कि अगर हमको ये चीज़ आप हमारी सैलरी पूरी नहीं दोगे, या आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था हमारे साथ वो पूरा फुलफिल नहीं करोगे, तो हम ये चीज़ें अपने कब्जे में रखेंगे। इतने के हकदार होता है अभिकर्ता। ये बात कहती है धारा 221। यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि अगर आप चाहें तो हमारे चैनल मतलब व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। नहीं जुड़ रहे हैं कोई बात नहीं है, आप पढ़ाई जारी रखिए। कोई भी आपको संदेह हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप हमसे डिस्कस करिए, मगर सिलेक्शन ज़रूर लीजिए। अपने हर साथी तक इस मैटर को पहुंचा दीजिए, क्योंकि पूरा मैटर है। और हर वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां पर वीडियो चलता है मोर लिख के आता है,
वहाँ पर आप टच करिए तो हर वीडियो के साथ PDF लगा हुआ है इन्हीं हैंड रिटन नोट्स का। ये हैंड रिटन नोट्स आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, अपने हाथ में रखिए, नोट्स को सामने रखेंगे, फिर वीडियो देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। वीडियो को चलने दीजिए और मैटर को देखते रहिए, आपको बातें याद हो जाएंगी। एग्ज़ाम भी, चूँकि मेंस बहुत कॉम्पैक्ट एग्ज़ाम है, अगर आप बहुत ज़्यादा सिलेबस के चक्कर में पढ़ेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। ये कंप्लीट सिलेबस हम आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में दे रहे हैं सारे, जहाँ पर केस लॉज बन सकते हैं या बने हैं या आए हैं या लिखना चाहिए, वहाँ केस लॉज दे रहे हैं। बिल्कुल बेहतरीन मैटर हम आपको निचोड़ प्यूरीफाई करके दे रहे हैं। इसको अच्छे से याद करिए। याद करने का तरीका यही है, नोट्स को अपने हाथ में रखिए, वीडियो को चलने दीजिए। बार बार आपके दिमाग में वीडियो घूमेगा, रोटेट करेगा, तो आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।